सुबह सुबह ऑटो से कृतिका और पायल मार्केट जा रहे थे। अरे जल्दी चलो भैया, कितनी देर लगाओगे आप? अरे चला ही तो रहा है वो ऑटो कृतिका, अब उड़ा थोड़ी ना देगा। तो इसके चक्कर में मैं अपना काम छोड़ दूं? पहले पार्लर जाना है, उसके बाद शॉपिंग करनी है। सुपर सेल है भाभी, अगर स्टॉक निकल गया तो जाकर करेंगी क्या? मेरा पिंक नेकलेस लेना तो रह जाएगा ना, लड़के वालों के सामने क्या पहनूंगी मैं फिर? जल्दी चला नहीं सकते थे तो सवारी बिठाने के पहले बोलना चाहिए था ना। हमें दूसरे ऑटो में बैठना चाहिए था भाभी, गलती कर दी हमने। ऑटो में बैठकर आप डायलॉग तो कैसे दे रही हैं जैसे हवाई जहाज में बैठी है। इससे तेज नहीं चला सकता मैं ऑटो। चप्पर चप्पर तो ऐसे करिए, तेज चलाओ तेज चलाओ। और ओवर स्पीडिंग के लिए अगर ट्रैफिक पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो हरजाना बनने के टाइम पीछे मुंह घुमाकर निकल जाओगी। अब ये क्या खुद में बड़बड़ाने लग गए तुम? देवी जी आप मुझे कृपया गाड़ी चलाने दीजिए और मेरे कान में ना कचर कचर मत कीजिए। छोड़िए, मैं आपको यहीं उतार देता हूँ। 50 रुपये हुए आपके। ये 2 गली क्रॉस करने के 50 रुपये? जिस हिसाब से आप बोल रही थी ना उस हिसाब से तो 150 रुपया लेना बनता था। भगवान जाने कौन से लोग आपको देखने आ रहे हैं। अब तो मैं तेरे ऑटो से उतरूंगी नहीं, मुझे तू ही पार्लर पहुंचाएगा बस। पूरे रास्ते कृतिका ऑटो वाले के कान में राग छेड़ती रहती है। किसी तरह वो कृतिका और पायल को पार्लर के गेट पर पहुंचा देता है। पहुंच तो गए हम, अब उतर जा। कैसे उतर जाऊं भाभी? सामने देखो ना कुत्ता। अरे तो उस कुत्ते की चेन उसके मालिक के हाथ में है ना। फिर भी उसने काट लिया तो लड़के वाले देखने आने वाले हैं। मुझे ऐसे में बीमार नहीं पड़ना भाभी, है तो कुत्ता ही ना। लोग कुत्ते को परिवार के मेंबर की तरह बाहर लेकर क्यों निकलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कृतिका की बात इत्तेफाक से उस डॉगी की ऑनर सुन लेती है। स्टूपिड लेडी, कुत्ता किसे बोला तुमने? ये कुत्ता नहीं, ये मेरा बेबी है। समझ में आई बात? तुम्हारी बात सुनकर जी करता है अपने टफी से तुम्हें कटवा दूं, पर फिर तुम्हें और मेरे टफी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा ना। ये कहकर नैन्सी अपने कुत्ते को लेकर आगे बढ़ जाती है। पता नहीं आज किसका मुंह देकर निकले थे हम, एक के बाद एक स्यापा हुआ जा रहा है। वही तो भाभी, मैं तो ऐसे घर में कभी शादी नहीं करूंगी जिसमें कोई जानवर हो। वैसे मेरा होने वाला पति सुंदर तो होगा ना भाभी? अरे बस बहन बस, दुनिया में पहली लड़की देख रही हूं मैं जो खुद की शादी को लेकर इतनी इंटरेस्टेड है। अभी शादी पक्की हुई नहीं तेरी, लड़के वाले तुझे बस देखने आ रहे हैं। जहाँ लड़कियां कॉलेज की बात या तो जॉब करने में इंटरेस्टेड होती हैं या मी टाइम चाहती हैं, वहाँ कृतिका के लिए कॉलेज पास करना भी एग्जाम से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसका सपना तो बचपन से बस शादी करना था। लड़के वालों से मिलने के लिए कृतिका पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, थ्रेडिंग, ब्लीच जो हो सकता था सब कुछ करवा लेती है और अच्छी खासी शॉपिंग करने के बाद अपने घर लौटती है। तो फिर पैसे लगा कर आ गई? इसके पहले भी जब लड़के वालों के आने की बात हुई तब भी तूने कपड़े लिए थे और ये सब लीपा पोती करवा ली थी। फिर क्या हुआ, आए क्या वो लोग? क्या यार मम्मी कैसी हो तुम? वो लड़का नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं आएगा, मुझे विश्वास है आएगा वो। और छुट्टी के दिन प्रेम अपनी भाभी, भैया और पापा मम्मी के साथ कृतिका को देखने आता है। हम ना कहीं भी 2 लोग नहीं जाते आंटी जी, हमारा पूरा परिवार जाता है। अरे तो इसमें कौन सी बुरी बात है बेटा, अच्छी बात है ना, इसी बहाने हम सबसे मिल लिए। सबसे मिलना कहाँ हो पाया आंटी जी, वो क्या करें ना, मेरी चिंटू की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी तो ये भी उसके साथ ही रुक गए, तो चिंटू और सुशील जी से मिलना रह जाएगा आपका। तो ये कौन सी आखिरी मुलाकात है भाभी? भगवान ने चाहा तो आगे मुलाकातें होती रहेगी, और ये रिश्ता भी नहीं जमा तो क्या हुआ, हम कोई दुश्मन थोड़ी ना बन जाएंगे। जमेगा क्यों नहीं भाभी, अब शगुन मत बोलो ना। कृतिका तो प्रेम से बात करने के लिए इतनी उतावली थी कि क्या कहें। प्रेम और कृतिका अलग जाकर मिलते हैं। इसके पहले कि आप कुछ बोले, मैं बोलना चाहती हूँ प्रेम जी कि रही पढ़ाई, बिजनेस या जॉब करने की बात, तो मुझे शादी के बाद ना जॉब करनी है ना ही बिजनेस देखना है, और जितना पढ़ना ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा तो पढ़ चुकी हूँ मैं। मुझे तो बस एक बहू वाली लाइफ, कमर में चाबी लिए यहाँ से वहाँ घूमना, चुगलियाँ करना। हाय, आपको पता है बचपन से ही मैं दुल्हन बनना चाहती थी बस। कृतिका जो चालू होती है उसके बाद उसकी गाड़ी रुकती नहीं। प्रेम बस एक टक उसे देखता रह जाता है, और इस 1 घंटे की बातचीत के बाद प्रेम सिर्फ एक ही लाइन कहता है, मुझे पसंद है। फिर क्या था, बात आगे बढ़ती है और इस बार कृतिका के बिना उसका पूरा परिवार प्रेम का घर और बिजनेस को देखने जाते हैं। ये तो सच में अच्छा रिश्ता मिल गया बहू, कितना बड़ा घर है प्रेम बेटे का। नहीं तो भी 4 करोड़ की तो प्रॉपर्टी यही है, दोनों भाइयों में बट भी गई तो अपनी कृतिका के हिस्से में 1 दुकान और आधा मकान आ जाएगा। बिल्कुल सही मम्मी जी, पर ये चिंटू और सुशील जी नहीं दिख रहे।
बच्ची को क्या देखेगी तू, और जेठ से हमें क्या मतलब, हमें तो दूल्हे के बारे में खबर लगानी थी सो लगा ली। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो बातों बातों में निधि भाभी ने बताया था कि वो माँ नहीं बन सकती, तो ये चिंटू कहाँ से आया? बोलना तो नहीं चाहिए पायल, किसी के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना, तू भी औरत है। बेचारी माँ नहीं बन सकती तो बच्चा गोद लिया होगा उसने। सोच ज़रा कितने अच्छे मन के लोग हैं। मैं तो कहती हूँ 10-12 दिन के अंदर अंदर ही सगाई करके शादी कर देते हैं। जितनी देरी करेंगे उतनी बातें पता चलेगी और होता होता रिश्ता कट जाएगा। अपने घर की हो जाए कृतिका, उसके बाद जान ना हो सो जाने। और किसी भी आम परिवार की तरह मनीषा के परिवार वाले लड़की का अच्छा बैकग्राउंड देखकर कृतिका की शादी प्रेम से तय कर देते हैं। अपने फेवरेट गाने पर ब्राइडल एंट्री करते हुए कृतिका जैसी स्टेज पर पहुंचती है, वो देखती है कि प्रेम के हाथ में कुत्ता है। ये इस कुत्ते को स्टेज पर किसने चढ़ाया? प्रेम जी नीचे उतारिए इसे, जहाँ दुल्हन को बैठना चाहिए वहाँ इस कुत्ते को बिठा दिया आपने। ये क्या बोल रही हो? नहीं बहू तुम, ये मेरा चिंटू है, तुम्हारा देवर। रोज़ तुम्हारी फ़ोटो देखकर तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर करता था, पर बेचारा मिल नहीं पा रहा था। अब तो शादी में पहुंचेगा ही ना। हैं? मेरा देवर? करिश्मा होते सुना था, आज देख भी लिया। इंसान के पेट से कुत्ता, ये वही केस तो नहीं जो 8-10 साल पहले पेपर में आया था? अरे बावली, क्या बोल रही है तू? इसे पैदा कुतिया ने ही किया है, पर हमारे लिए हमारे परिवार का सदस्य है। मम्मी जी का तीसरा बेटा और मेरा देवर। स्टेज पर चढ़कर कृतिका दूसरी ओर मुंह घुमाकर बैठ जाती है। चिंटू को मुझे दो प्रेम, मैं चिंटू को अपने साथ ले जाती हूँ, बेचारे को भूख लगी होगी। निधि चिंटू को स्टेज से ले जाती है ताकि कृतिका कंफर्टेबल फील करे। तभी वहाँ कैमरामैन फोटोशूट के लिए आता है। कपल की तो फोटोशूट हो गई है, फैमिली पिक्चर भी ले लेते हैं मैम। सब आ गए ना? सब कहाँ है? हमारा राजकुमार कहाँ है? कोई चिंटू को तो लेकर आओ, उसके बिना तस्वीर कैसे पूरी होगी? आओ दुल्हन, अब दिल थामो जी, क्योंकि बारी है देवर जी की। सबके दिल के सरताज, देखो जरा इनका अंदाज। और गाने के साथ नाचता हुआ चिंटू स्टेज तक आता है। मेरी ब्राइडल एंट्री खराब करके खुद नाचता हुआ आ रहा है। किस्मत तो इस कुत्ते की है। वरमाले से लेकर फेरे तक हर जगह दुल्हन से ज्यादा तारीफ चिंटू ही बटोर रहा था। कितना प्यारा लग रहा है चिंटू, उसे मंडप से जरा दूर रख निधि, कहीं उसे आग की चपेट ना लग जाए। इस मामले में हमारा चिंटू बड़ा समझदार है, उसे पता है कहाँ जाना है और कितनी देर रुकना है। कुछ इस तरह शादी होती है संपन्न और कृतिका गृह प्रवेश के लिए अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है। इस कलश में पैर मारो और आगे बढ़ो बहू। यही तो मेरा सपना था मम्मी जी। ओ कैमरे वाले भैया, अच्छे से इस मोमेंट को कैप्चर करना। आप सब मेरी ओर देखिए और मैं इस कलश की ओर देखती हूँ। इससे पहले कि कृतिका उस कलश को पैर मारती, पीछे से चिंटू आता है और कलश को गिराता हुआ अंदर चला जाता है। फोटो आ गई, फोटो आ गई। क्या कलश गिराया चिंटू ने? अरे मेरा बेटा तो सबसे शुभ है। मैं फिर से कलश में चावल डाल देती हूँ कृतिका। एक कलश में दोबारा चावल नहीं डाले जाते बहू। हाँ भाभी, अब मेरा मूड भी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, रस्म तो हो चुकी। कृतिका कमरे में जाती है और बिस्तर पर घूंघट लिए प्रेम के इंतजार में बैठ जाती है। अपने इस मोमेंट को तो मैं नहीं जाने दूंगी। पूरी शादी में वो चिंटू मेन कैरेक्टर बना रहा। अब कमरे में क्या कर लेगा वो? तब धीरे से दरवाज़ा खुलता है और प्रेम अंदर आता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की के सामने खड़ा हूं मैं, पर दुख की बात यह है कि उस लड़की ने पर्दा किया हुआ है। ये पर्दा है सनम, कोई दीवार नहीं, चाहो तो गिरा दो। प्रेम आगे बढ़कर कृतिका का घूंघट हटाने जाता है कि दूसरे रूम से उसे चिंटू के जोर जोर से भौंकने की आवाज़ आती है। चिंटू को क्या हुआ? वो तो कभी ऐसे भौंकता नहीं, वो भी इतनी रात गए। सभी भागते हुए चिंटू के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वो ठंड से कांप रहा है। हे भगवान, चिंटू के कमरे का हीटर कैसे खराब हो गया? इसीलिए बेचारा भौंक रहा है। और मेरे कमरे में हीटर भी नहीं है मम्मी। मेरे कमरे में भी तो नहीं है बेटा, पर प्रेम के कमरे में तो है। प्रेम के कमरे का हीटर लाकर यहाँ लगा देते हैं। पर मुझे भी बहुत ठंड लगती है मम्मी जी। लगती होगी कृतिका, बिल्कुल लगती होगी। मैं तुम्हें ना 2 रजाइयाँ दे दूँगी, पर ये मेरा बेटा 2 रजाइयों के बीच में दब जाएगा ना, तो हीटर तो यहीं लगाना होगा। बिना हीटर के ना चिंटू 2 मिनट भी नहीं रह सकता। प्रेम भागते हुए अपने कमरे से हीटर लाकर
चिंटू के कमरे में लगा देता है और 4 रजाइयों के अंदर कांपते हुए कृतिका की पहली रात गुजरती है। अगली सुबह रसोई में अपनी सुहाग रात की कहानी कृतिका अपनी भाभी को सुना रही थी। कैसी गुड न्यूज़ भाभी, मेरा घूंघट तक नहीं उठाया प्रेम ने इस चिंटू के चलते। पूरी रात मैं ठंड से कांप रही थी। मेरी किस्मत में भगवान को ये कुत्ता लिखना था क्या? गलती ना आप लोगों की भी है। पता करना चाहिए था ना कि इस घर में कुत्ता है कि नहीं। आपको तो पता है मुझे कुत्तों से कितनी नफरत है भाभी। हम तो गए ही थे पता करने कृतिका, पर उस वक्त चिंटू तेरे जेठ के साथ वॉक पर गया हुआ था। कभी तेरे ससुराल वाले कहते कि चिंटू घूमने गया है, तो कभी कहते चिंटू घर पर टीवी देख रहा है। अरे तो कैसे पता चलेगा कि चिंटू कोई कुत्ता है? शादी के कार्ड पर भी इन्होंने नीचे लिख दिया था, चाची जल्दी जल्दी आओ, चिंटू को तुम्हारा इंतजार है। अब हमें तो पढ़कर यही लगेगा ना कि चिंटू कोई बच्चा है। बच्चा नहीं, ये चच्चा है, चच्चा। पर मैं इसे ठीक करके रहूंगी। इस घर की नई बहू हूं मैं, और बहू बनने का मेरा शौक कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई बनाकर कृतिका सभी को परोसती है। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू तुमने, मानना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत की है तुमने। ये क्या बात हुई? सुखी सुखी तारीफ करोगे बहू की? हाथ में कुछ रखो तो। देख बहू, तेरे ससुराल में ना बड़े कंजूस लोग रहते हैं, तो मुंह खोल कर मांग लिया कर। महेश अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अपनी बहू के हाथ में रख देता है। इसे ही तो ससुराल कहते हैं मम्मी जी। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं कुछ और लेकर आऊं? फिलहाल तो मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बगल वाली चेयर पर। बना दिया ना खाना? चलो हम खुद सर्व कर लेंगे, यहाँ बैठो। अरे मेरे पति देव, सिर्फ पत्नी नहीं हूँ, अब मैं इस घर की बहू भी हूँ। आज तक बेचारी भाभी सभी को खाना खिला रही थी, आज भाभी बैठेंगी और मैं सर्व करूँगी। कृतिका बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसके ससुराल में आज सिर्फ उसी की बातें हो रही थी। सभी को खाना खिलाने के बाद कृतिका जैसे ही खाना लेकर बैठती है, चिंटू अपने कमरे से आवाज़ देना शुरू कर देता है और भागती हुई माया कृतिका के पास जाती है। ये निधि कहाँ चली गई? कितनी बार बोला है मैंने, चिंटू के खाने के वक्त कोई दूसरा काम नहीं करेगा। एक काम कर कृतिका, तो अपना खाना छोड़ पहले जाकर चिंटू को खाना खिला दे, बेचारा भूख से दिल बिला रहा है। अब अपना खाना छोड़कर कुत्ते को खाना खिलाओ? उससे अच्छा मैं सभी के साथ बैठकर ही खाना खा लेती। पर मुझे भी ना अच्छी बहू बनना था। अपने ससुराल में कृतिका को वो इम्पोर्टेंस मिल ही नहीं रही थी जिस इम्पोर्टेंस को वो चाहती थी, जिसके कारण वो बड़ी चिड़ी हुई रहती थी, खास करके चिंटू से। इसीलिए आज वो चिंटू के लिए मसालेदार खाना बनाती है। मसाले से नफरत है ना चिंटू जी को, तो आज आप मसाले का ही खाना खाएंगे और किसी से कुछ कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी जा रहे हैं सुषमा आंटी के बेटे के फंक्शन में और चिंटू जी रहेंगे हमारे पास। सभी जैसे ही सुषमा के घर के फंक्शन के लिए निकलते हैं, कृतिका लेकर आती है मसाले का खाना और चिंटू के सामने रख देती है। भू भू। अरे भाव के बच्चे, आज तेरे भाव को सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है, यही खाना खाना पड़ेगा तुझे। रोज बीज खाने से उठवाता है ना मुझे, आज देखती हूँ। बड़ी किस्मत लेकर आया है ना तू, खुद अकेले ही कमरे में सोता है और मुझे अपना कमरा अपने पति के साथ शेयर करना पड़ता है। मेरा हीटर भी ले लिया, नास पिटे। कृतिका चिंटू के सामने खाना रखकर जैसे ही किचन गैस बंद करने जाती है, चिंटू बिस्तर के नीचे रखी बेल को बजा देता है और 2 ही मिनट में सभी वापस घर आ जाते हैं। ओह मेरे लाल, तू ठीक तो है? तूने बेल क्यों बजाई बेटा? कोई इमरजेंसी है क्या? आप सब यहाँ मम्मी जी? आप सब तो सुषमा आंटी के फंक्शन के लिए निकले थे ना? हाँ निकले तो थे, पर वो क्या है ना, हमने चिंटू को एक बेल दे रखी है कि कभी भी उसे किसी चीज़ से खतरा महसूस हो तो वो बेल बजा दे, और उस बेल का सिग्नल हम सबके फ़ोन में है। तो जैसे ही चिंटू ने बेल बजाई, हमें पता चल गया कि वो खतरे में है, इसीलिए हम यहाँ दौड़े दौड़े आ गए। कृतिका अपना सर पीट लेती है और वो मान लेती है कि भाई उसके घर में एक सौतन है। अब चिंटू का कृतिका को परेशान करना और कृतिका का चिढ़ना हर रोज़ चलता रहता था, मानो वो सच में देवर भाभी हो। पर आजकल चिंटू ज़रा अलग व्यवहार कर रहा था। जब भी कृतिका किचन में जाती, चिंटू किचन के बाहर बैठा उसे देखता रहता। क्या बात है कृतिका, आजकल चिंटू तुम्हारा बड़ा ध्यान रखता है, जहाँ तुम जाती हो वहीं तुम्हारे पीछे पीछे जाता है। जानबूझकर भाभी की अचानक मेरे सामने आकर मुझे डरा दे और मैं गिर जाऊं? क्यों चिंटू, मेरी हड्डियों को टूटा हुआ देखना चाहता है ना तू? भू भू। कुछ दिनों बाद कृतिका बाहर मूवी जाने की प्लानिंग करती है। ये बड़ा सही आइडिया है, चलते हैं सभी मूवी। इसी बहाने मुझे ज़रा दूसरी हवा मिलेगी, वरना दिन भर बिस्तर पर चिंटू के बाल ही मेरे नाकों के द्वारा अंदर जाते हैं।
सभी मूवी के लिए निकल रहे थे कि चिंटू जाकर ड्राइविंग सीट पर पॉटी कर देता है और सभी के जाने के प्लान को कैंसिल कर देता है। बस मम्मी जी, अब हद हो गई। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इस लड़के को। दिन भर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, ज़रा चैन की सांस नहीं लेने देता मुझे। मैं फ़ोन देखती हूँ तो फ़ोन मेरे हाथ से गिरा देता है। आज जब हम बाहर जाने वाले हैं तो इसने जानबूझकर मेरी सीट पर पॉटी कर दी। इतनी क्या दुश्मनी है तुझे मुझसे? हाँ, आप लोगों को चिंटू से प्यार है तो चिंटू यहाँ रहेगा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये कहकर गुस्से में कृतिका मुड़ती है कि उसका पैर मुड़ जाता है। चिंटू कृतिका के आगे आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। तूने मुझे बचाया चिंटू। और इस दिन के बाद से कृतिका का नजरिया चिंटू की ओर बदल जाता है। वो नोटिस करती है कि चिंटू बार बार उसके पेट को छूता रहता है। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी भाभी। मतलब मैं देख रही हूँ कि कुछ दिन से मैं बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ। मुझे सिर्फ लड़ने का मन करता है। उस दिन कैसे मैंने घर जाने की बात कर दी। मुझे लगता है मानो कोई अंदर से मुझे प्रेशराइज कर रहा हो। तुम्हारे पीरियड्स तो ठीक हो रहे हैं ना? 2 महीने से तो। अरे पगली, क्योंकि तेरे अंदर एक और जान है। प्रेगनेंसी में औरतों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो एक बार टेस्ट करवा ले। कृतिका टेस्ट करवाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। चिंटू, तुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? इसीलिए तू मुझे फ़ोन की स्क्रीन ज़्यादा देखने नहीं देता था ताकि मेरे बच्चे पर गलत असर ना हो। पता है मम्मी जी, हम हॉरर मूवी देखने जा रहे थे। चिंटू नहीं चाहता था कि मैं घबराऊं और घबराहट से मेरा मिसकैरेज हो जाए, इसलिए उसने सीट पर पॉटी कर दी। वो मेरे आगे पीछे घूमता था, मेरा ध्यान रखता था, मेरे पेट को छूता था। तुझे सब पता था चिंटू। आई एम सो सॉरी चिंटू। मेरे चिंटू का भाई या बहन आने वाला है। कृतिका फूट फूट कर रोने लगती है और चिंटू को गले से लगा लेती है और आज सच में चिंटू को अपना देवर मान लेती है। सूरत शहर में निर्मला अपने परिवार के साथ रहती थी। निर्मला की 2 बहू, 2 बेटे और 1 बेटी थी। कुछ दिन पहले ही रोहन की शादी शुभी से हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, शुभी भाभी, आप तो अभी भी नहीं आई हो, कुछ गाना गाकर सुनाओ ना। अभी आपको देखने पड़ोस की औरतें भी आने वाली है, वो भी आपको गाने के लिए कहेंगी, तो आप पहले ही थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। दीदी मुझे गाना इतने अच्छे से गाना नहीं आता। लेकिन भाभी, अभी तो पड़ोसी आएंगी और आपको उनको तो गाना सुनाना ही होगा। वही तो होता है मुँह दिखाई में। नहीं नहीं दीदी, मैं कैसे गाऊंगी इतने लोगों के सामने? आप मुझे सुनाओ, मुझे पता है आप अच्छा ही गाओगी। अगर कुछ गलत गाओगी तो मैं अभी ठीक करा दूंगी। अच्छा, आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। दीदी ये वाला गाना सही रहेगा। हाँ हाँ भाभी, बहुत अच्छा है। शुभी बिना सुर का गाना गाती है जो सुनने में भी बेकार लग रहा था, लेकिन फिर भी शुभी की जेठानी उसकी झूठी तारीफ कर देती है और शुभी को चने के झाड़ पर चढ़ा देती है। अरे देवरानी, तुम तो बड़ा अच्छा गाती हो। यही गाना, हाँ, सारे पड़ोसी खुश हो जाएंगे। उनको भी तो पता चले आखिर मेरी देवरानी कितना अच्छा गाती है। तुम बस ऐसे ही गाना उसके आगे। सच में मैंने इतना अच्छा गाया क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। अब यही सुनाना उनको। जैसा आप कहे जेठानी जी। बढ़िया ही गाना गाने वाली, अब आएगा असली मजा। देवरानी जी, अब तो तुम देखती जाओ बस। ज्योति और पिंकी दोनों मिलकर अकेले में शुभी का मजाक बनाते हैं। तभी ज्योति कहती है, बड़ी भाभी, अपनी छोटी भाभी से झूठ क्यों बोला? उन्होंने कितना बेसुरा गाना गाया था। अगर उन्होंने ऐसा ही सबके सामने गाया तो सभी उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। अरे गाने दो ना पड़ोसियों के आगे, कम से कम उन्हें भी तो थोड़ा हंसने का मौका मिलेगा। वैसे मैं भी तो जेठानी हूँ, थोड़ा बहुत देवरानी की टांग खींचूंगी ना। तभी पड़ोस की सरला आंटी आती है और दोनों को कहती हैं, क्या बातें चल रही है दोनों में? दोनों ननद भाभी मिलकर कौन सी खिचड़ी बना रही हो भला? ज्योति आंटी, आप आ गई? और लोग कहाँ हैं? हम लोग ना आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। अरे सब आते ही होंगे बेटा। हमारी छोटी बहू कहाँ है? बुलाओ उसको, मुंह दिखाए भी तो करनी है। आप लोगों को गाना सुनाने के लिए अपने रूम में तैयारी कर रही है। मेरी देवरानी की आवाज़ किसी सिंगर से कम नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या? वो तो अभी मालूम हो जाएगा कि कितनी अच्छी आवाज़ है। जाओ बुलाकर लाओ उसे, मैं भी तो सुनो कौन सी सुरीली आवाज़ है तेरी देवरानी की। जी दीदी, ज़रा शुभी को बुला लीजिए ना। पिंकी को लगता है कि देवरानी जैसे ही गाना सुनाएगी उसका मजाक उड़ाया जाएगा, पर देवरानी के गाना गाते ही पड़ोसी बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि शुभी बहुत अच्छी तरह से गाना गाती है जो सभी लोगों का मन मोह लेता है।
निर्मला, तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत अच्छा गाना गाती है। ऐसा लगता है खुद सरस्वती माता ही गा रही हो। कितनी मीठी आवाज़ है उसकी। जी धन्यवाद आपका। ये तो कुछ नहीं, मेरी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक है। वो तो है ही, अब गाने के साथ साथ खाना भी हो जाए। देखे तो सही छोटी बहू के हाथों में कितना स्वाद है। शुभी ने पहले से ही सभी के लिए अच्छा नाश्ता बनाकर रखा हुआ था। वो जल्दी से सभी को परोस देती है। सभी लोग खाने के बाद शुभी की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारी छोटी बहू ने इतना अच्छा नाश्ता कराया है और गाना सुनाया है कि हमारा तो दिल ही खुश हो गया भाई। बहू हो तो ऐसी हो, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। अरे आप ना बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रही हैं, बच्चे हैं बस। छोटी भाभी का गाना सुनकर तो मेरा भी दिल बहुत खुश हो गया। मुझे तो सच में नहीं पता था भाभी इतना अच्छा गाना गाती है। क्या खाक गाती है। अच्छा खासा प्लान बनाया था इसकी रैगिंग करने का, लेकिन सब चौपट हो गया। पिंकी के सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। पिंकी मन ही मन दूसरा प्लान बनाने लगती है ताकि वो देवरानी का मजाक उड़वा सके। गाना तो इसने अच्छा गा दिया, पर ये तो मुझे भी पता है कि इसे इंडियन ड्रेस पहननी नहीं आती। अब देखो देवरानी जी आपके साथ आगे होता है क्या क्या। अभी कुछ दिन में घर में पूजा है ना, इससे तो मैं अब बताऊंगी कि जेठानी किसे कहते हैं। अरे बड़ी बहू क्या सोच रही हो यहाँ बैठे बैठे, सब ठीक है ना? मम्मी जी परसों घर में पूजा है ना, उस पूजा में हम सब साड़ी ही तो पहनते हैं ताकि सभी लोग सभ्य लगे। और वैसे भी पूजा पाठ के काम में ना हमें सात्विक कपड़े ही पहनने चाहिए। क्यों? अरे तुम तो इतने साल से पूजा कर रही हो, फिर ये बात क्यों पूछ रही हो? मम्मी जी आपको ये बात छोटी बहू को बतानी पड़ेगी ना। वो तो हर दिन घर में कभी सूट कुर्ती या कभी जींस पहनकर घूमती रहती है। पूजा पाठ में ये सब थोड़ी ना चलेगा। अगर पड़ोसियों ने देख लिया तो मजाक उड़ जाएगा आपका। हाँ बड़ी बहू, ये बात तुमने बहुत अच्छी बताई। ज़रा छोटी को भेजना मेरे पास, मैं उसे अच्छे से समझा देती हूँ। ये हुई ना बात, अब तो बस मैं बैठकर मजे लूँगी। यही सोचते हुए पिंकी अपनी देवरानी के पास जाती है और उसे सास के पास जाने के लिए कह देती है। मम्मी जी जिठानी जी कह रही थी आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? छोटी बहू देख, घर में ना कल पूजा है और हमारे घर की परंपरा है कि इस पूजा में साड़ी ही पहनी जाती है, तो तुम्हें कल साड़ी पहननी होगी। वैसे भी कल सभी आएंगे तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े मत पहन लियो। कल ना एकदम संस्कारी बहू लगना, ठीक है? पर मम्मी जी मेरे पास तो कोई भी साड़ी नहीं है, मैं सूट सलवार ही पहन लूँ, वो भी तो संस्कारी ही लगते हैं ना। और मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कलर के भी हैं। छोटी बहू, घर की परंपरा तुम्हारे लिए नहीं बदलने वाली। अपनी जेठानी से साड़ी मांग लो और वही पहन लो, और मुझे इस बारे में आगे कोई बात नहीं करनी। पिंकी को पता था कि शुभी को इंडियन साड़ी का कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। पिंकी लाल कलर की साड़ी के साथ नियॉन ऑरेंज कलर का ब्लाउज शुभी को दे देती है। दीदी इस साड़ी में मैं अच्छी तो लगूंगी ना? अरे हाँ देवरानी जी, सभी लोगों की नज़रें सिर्फ और सिर्फ आप पर होंगी। कल यही पहन लेना, इसमें तो एकदम परी लगोगी तुम। ऐसा कहकर पिंकी वहाँ से जाने लगती है। आज जब मेरी देवरानी नीचे पूजा में आएगी और तब जो वो गंवार जैसी दिखेगी और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तब जाकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। हाय हाय हाय। अब देखो तुम देवरानी जी, सभी लोग कल तुम्हें कैसे देखते हैं। अगले दिन सभी लोग पूजा में बैठे थे। तब पिंकी मन ही मन सोचती है, लो आज आ ही गया वो दिन जिसका मुझे कब से इंतज़ार था। अब सभी लोग शुभी को नमूना समझकर उसका मजाक उड़ाएंगे। अरे बड़ी बहू, छोटी कहाँ रह गई? पूजा करने में देर हो रही है, उसको जल्दी से बुलाओ। तभी शुभी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर नीचे पूजा के लिए आने लगती है। मम्मी वो देखो छोटी भाभी आ गई। वाह, छोटी भाभी तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे वाह छोटी बहू, जेठानी तुम्हें इतना प्यार करती है कि इतनी खूबसूरत साड़ी दी है तुम्हें पहनने के लिए। इसमें तो तुम बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो, कहीं नजर ना लग जाए। मम्मी जी जेठानी जी अपना प्यार किस तरह दिखाती है ये मैं आपको नहीं बता सकती। मेरी जेठानी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तभी तो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। मैंने तो तुम्हें लाल साड़ी दी थी, तो ये ब्लाउज की मैचिंग की साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? जेठानी जी साड़ी तो मैंने ज्योति दीदी से ली है। क्यों, क्या हुआ, आपका मुंह क्यों उतर गया? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? देवरानी, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा वक्त है, कल मेरा भी आएगा। अभी तो पूजा का वक्त है, चलिए जेठानी जी।
एक बार फिर पिंकी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाती। तभी पिंकी को खबर मिलती है कि शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं और निर्मला ने अपनी छोटी बहू के हाथ के खाने की बहुत तारीफ कर रखी थी। मम्मी जी, सुना है शाम को मेहमान आ रहा है? हाँ बेटा, तेरी बुआ सास घर पर आने वाली है। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं खाने की तैयारियां शुरू करती हूँ। अरे नहीं नहीं बड़ी बहू, खाना तो आज छोटी बहू बनाएगी। तुम्हारी बुआ सास को छोटी बहू के हाथ का ही खाना खाना है। मैं भी तो देखो, नाश्ता तो बना दिया छोटी बहू ने, अब खाना कैसा बनाती है। अच्छा, ठीक है मम्मी जी। वैसे भी देवरानी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है और आपने उनकी तारीफ भी बहुत की है। देख लेना, आज रात बुआ सास तो उंगलियां ही खा जाएंगी। तुम छोटी बहू से जाकर कह दो कि तैयारी करना शुरू कर दे, कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच जाएंगे। आज तो खाने में नमक इतना ज़्यादा डाल दूंगी, जब बुआ सास खाना खाएंगी फिर पता चलेगा देवरानी कितना अच्छा खाना बनाती है। अब देखती हूँ कैसे बचती है। आज तो मजाक के साथ साथ डांट भी सुनने को मिलेगी मेरी प्यारी देवरानी को। अब आएगा दुगना मजा। पिंकी के कहने के बाद शुभी सभी के लिए खाना बनाने में लग जाती है। वो जल्दी जल्दी में खाने में नमक डालना भूल जाती है। शुभी के रसोई से निकलते ही पिंकी रसोई में जाकर सारे खाने में नमक डाल देती है। अब देखो देवरानी, तुम्हारे साथ होता है क्या। पिंकी वहां से चली जाती है और थोड़ी देर में सभी मेहमान आ जाते हैं और शुभी सभी के लिए खाना परोस देती है। जैसे ही बुआ सास खाना खाती है तो वाह, क्या बात है निर्मला, तुमने बिल्कुल सही कहा था। तुम्हारी बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे दीदी, मैं ऐसे थोड़ी ना अपनी बहुओं की तारीफ करती हूँ, जो है सच है, सामने है। निर्मला, तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? जी अभी बुलाती हूँ दीदी। पिंकी, जरा इधर आना, बुआ सास बुला रही हैं। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? खाना कैसा लगा आपको? बहू, खाने का तो जवाब ही नहीं। इतना स्वादिष्ट खाना है जैसे किसी 5 स्टार होटल से आया हो। हैं? मैंने तो खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया था, फिर इन्हें खाना इतना अच्छा कैसे लग रहा है? क्या सोच रही हो बड़ी बहू? अब कुछ नहीं बुआ जी, बहुत खुशी हुई सुनकर कि आपको खाना पसंद आया। सबके जाते ही देवरानी अपनी जेठानी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या बात है जेठानी जी, आपको आपकी हार अच्छी नहीं लग रही है क्या? देवरानी, इतना मत इतराओ, सारी जिंदगी साथ ही रहना है। मैं भी देखती हूँ कब तक बचोगी तुम। वैसे जेठानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप ना होती तो सच में मेरा तो खाने का मजाक ही उड़ गया होता। आपने तो मेरी इज्जत बचा ली। चाहे कुछ भी हो, आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं मालूम? इतना सारा सामान बनाना था कि मैं जल्दी जल्दी में खाने में नमक डालना ही भूल गई थी और आपने मेरे खाने में नमक डाल दिया और इसी वजह से मैं आज बच गई, वरना मेरी डांट तो पक्का थी। चलो, मेरी गलती की वजह से आज तुम बच गई, शायद कल ना बचो। और जब तक तुम मेरे सामने ऐसे अकड़ में रहोगे ना, तब तक तुम्हारी अकड़ तोड़ने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। दोनों को बातें करता हुआ सुन वहां निर्मला भी आ जाती है। क्या बातें चल रही है जेठानी देवरानी में, मुझे भी तो बताओ कोई। कुछ नहीं मम्मी जी, बस देवरानी को बता रही थी कि जेठानी का पद बड़ा होता है, इसलिए उनकी बात सुननी चाहिए और जेठानी हमेशा बड़ी ही रहेगी इस घर में। अच्छा, वो सब छोड़ो, चलो और काम की बात सुनो। मुझे ना 2 दिन के लिए सत्संग में जाना है, तुम दोनों को ही घर संभालना होगा। अब मेरी दोनों बहू हैं तो मैं सोच रही हूँ अपना सारा समय पूजा पाठ में ही लगा दूँ। मम्मी जी, आपसे अकेले में कुछ बात कहनी थी। अच्छा ठीक है बड़ी बहू। छोटी बहू, तुम जाकर छत से कपड़े ले आओ, मुझे पैक करना है। बताओ पिंकी, क्या बात है? मम्मी जी, आप ना हमेशा तिजोरी की चाबी मुझे देकर जाती हैं, इस बार क्या आप चाबी छोटी बहू को देकर जा सकती हैं? कम से कम छोटी बहू को भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। बेटा, तिजोरी में पैसे गहने तो है ही, पर ज़रूरी कागजात भी है। छोटी बहू संभाल लेगी, अभी वो नई नहीं है, कहीं कोई गलती हो गई तो नुकसान तो हमारा ही है ना। मम्मी जी, उसे कितना बुरा लगेगा अगर आप मुझे चाबी देकर जाएंगी। वो अपने आप को कितना गैर जिम्मेदार महसूस करने लगेगी, ये सोचा आपने? और अब मैं अकेली बहू नहीं हूँ, वो भी तो है ना, आपको उसका भी तो ध्यान रखना होगा ना। हाँ बड़ी बहू, बात तो तुम्हारी सही है, पर मुझे थोड़ा डर है। मम्मी जी, जब मैं नई नई आई थी तभी तो आपने मुझे जिम्मेदारियाँ सौंपी थी। हाँ वो भी है। शुभी बेटा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ,
ये ना तिजोरी की चाबी है, इसे संभल कर रखना, 2 दिन बाद वापस आऊं तो मुझे दे देना। शुभी ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेस पहना करती थी, जिसकी वजह से चाबी का गुच्छा शुभी से कहीं गिर जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। निर्मला शुभी से चाबी का गुच्छा मांगती है। मम्मी जी माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने चाबी का गुच्छा कहाँ गिर गया। मैं पिछली 1 रात से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। हे भगवान, छोटी बहू तुम्हें एक काम सौंपा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ, बाकी जिम्मेदारियां कैसे निभाओगी? मम्मी जी मैंने संभाल के रखा था, पर न जाने कहाँ चला गया। संभाल के रखा था इसीलिए गायब हो गया, और नहीं संभाल कर रखती तो साथ में रहता है ना। मम्मी जी शांत हो जाइए, चाबी का गुच्छा मेरे पास है। कल शाम शुभी जब जींस पहनकर घूम रही थी ना, तो उसकी जेब से ये गुच्छा गिर गया था और मैंने उठाकर रख दिया। क्या बात है बड़ी भाभी, आखिर जेठानी तो जेठानी ही होती है, जीतेंगी तो वही ना आखिर, बड़ी जो है उनसे क्या मुकाबला। बड़े बहू, मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी देवरानी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? आखिर इतनी अच्छी तो है तुम्हारी देवरानी। मम्मी जी देवरानी तो बहुत अच्छी है मेरी। अरे बड़ी भाभी अब तो बता दीजिए, कम से कम अपनी जीत की खुशी में ही ये बता दीजिए कि सच क्या है। ये बात उस वक्त की है जब मैं और शुभी एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। उस वक्त शुभी मेरी सीनियर थी। एक सुबह जब पिंकी अपने कॉलेज पहुंची तो पिंकी के सीनियर शुभी और उसके दोस्त सामने खड़े थे। अरे पिंकी हो तुम तो जूनियर हो। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। क्या कहते हो, फिर तो रैगिंग बनती है ना। पिंकी और विक्की क्या कहते हो, इससे एक गाना सुना जाए? अरे यार गाना तो कोई भी गा सकता है, शुभी तो हमें डांस करके दिखाएगी। देखिए आप लोग मुझे यूँ परेशान ना करें, मुझे डांस नहीं आता, मैं गाना सुना दूंगी। अब देखिए सुनने का समय तो चला गया और डांस करने का समय आ गया, तो मुंह बंद करिए और नाचना शुरू करिए पिंकी जी। पिंकी जिस तरह से डांस करती है, शुभी और उसके दोस्त बहुत मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही वो अपने क्लास में पहुंचती है, वहां शुभी और उसके दोस्त भी आकर बैठ जाते हैं। डांस तो हमने देख लिया शुभी, पर कुछ खास मजा नहीं आया। तो फिर कुछ नया ट्राई करें। एक्टिंग कराना कैसा रहेगा शुभी? अरे यार एक्टिंग कौन सी बड़ी बात है, तुम लोग कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हो क्या? तो फिर इसे साड़ी पहनने को कहा जाए। रहने दो तुम लोग, एक काम करो, इससे हील्स दो और ये हील्स पहनकर हमें कैट वॉक करके दिखाएगी। देखिए मैंने आप लोगों को सुबह डांस करके दिखाया था, अब मैं ये दोबारा सब नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दे, बिना कैट वॉक दिखाए तुम कहीं नहीं जा सकती, क्लास में भी नहीं। और पिंकी हिल्स पहन के 1-2 बार गिरती भी है। ये सब देखकर शुभी और उसके दोस्त खूब मजाक उड़ाते हैं। मम्मी जी, उस वक्त शुभी मेरी सीनियर थी, तो उसने जैसे चाहा मेरी रैगिंग ली, और अब वक्त बदल गया है। शुभी इस घर में आई और अब मैं उसकी सीनियर हूँ और वो मेरी जूनियर, तो इतनी रैगिंग तो बनती है ना। सारे परिवार वाले पिंकी की बात सुनते हैं और सुनकर हंसने लगते हैं। अंजू अपने मायके वालों को बहुत भाव देती है और आए दिन अपने मायके कुछ न कुछ भेजती रहती है। एक रोज़ कविता का फ़ोन अंजू को आता है। दीदी आप तो जानती हो मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे और भाई भी नहीं है मेरा। हाँ भाभी, मैं तो सब जानती हूँ, लेकिन आप ये बात क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? भाई ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं दीदी, आपकी भैया ने कुछ नहीं कहा, वो इतने दिनों से कहीं गई नहीं हूँ ना, तो मेरा ही मन कर रहा है कहीं जाने का। अरे तो मेरा घर तो है, यहाँ आ जाइए, ये भी तो आप ही का घर है। भाभी जब भी आपका मन ना लगे या आपको कहीं भी जाने का मन हो रहा हो तो सीधा यहाँ चली आइएगा। ठीक है दीदी, मैं आज ही इनके साथ आ जाती हूँ वहाँ। तभी संजय दोनों की बात सुनकर कहता है, तुम्हारे मायके वाले जब देखो यहीं पड़े रहते हैं, फिर भी तुम्हारी भाभी ऐसे कह रही है जैसे कभी आई ही ना हो। देखो जीना, अपनी लड़ाई एक तरफ, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में एक शब्द मत कहना, नहीं तो घर में हड़ताल हो जाएगी। अरे भाई, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारे आगे कुछ बोल सकूं। मेरे मायके वाले मेरे एक बार फ़ोन करते ही तुरंत मेरी ज़रूरत पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये सब सुनकर कबीर कहता है, जस्ट चिल मम्मी, पापा तुम्हें छेड़ते और तुम हो कि भड़क जाती हो। अरे बेटा तू कहाँ चला इतनी जल्दी? आज दुकान साफ करवाना है तो मुझे जल्दी जाना होगा। हाँ बरखुदार, अब बड़े हो गए। आज मुझे कह रहे हो ना बच्चू, तेरी शादी होगी तब पूछूंगा तुझसे।
कबीर मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। कविता संजय की ओर देख कर कहती है, बात तो आपने सही कही है, अब कबीर की शादी करवा देनी चाहिए हमें, इस बच्चे की भी उम्र हो गई है। अरे क्यों अब उसे भी मेरी तरफ भीगी बिल्ली बनाना चाहती हो? पहले मैं भी कभी कबीर की तरह शेर हुआ करता था। अंजू घूर कर संजय को देखती है और संजय उठकर वहाँ से चला जाता है। चलता हूँ मैं भी दुकान, कबीर अकेला क्या क्या करेगा। फिर अपनी भाभी के लिए अंजू खाना बनाने लगती है। आज भाभी के पसंद का ही सब कुछ बनाती हूँ, बेचारी को मायके की याद आ रही है। अंजू खाने में फुल्की, गट्टे की सब्जी, बेसन का हलवा और पुलाव बनाती है। ये सब बनाने में उसे अच्छा खासा वक्त लग जाता है और इतने में ही कविता और नकुल भी घर पहुंच जाते हैं। अपने भाई भाभी को देखकर अंजू के चेहरे पर रौनक छा जाती है। आओ भाभी आओ, आज तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाया है। दीदी अब क्या हमेशा आप ही काम करती रहोगी? मुझे भी तो इच्छा होती है कि अपने भांजे की बहू के हाथ का खाना खाओ। अब आप ना कबीर की शादी कर दो। अरे सोच तो मैं भी यही रही हूँ। सोचना क्या है, आप कर ही दो। शादी कर दोगे तो ठीक रहेगा, वरना किसी लड़के के चक्कर में फंस गया ना तो बस हो गया, गई भैंस पानी में। फिर तो बेटे को अपने पल्लू से बांध कर घूमोगी। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आज से ही लड़की देखना शुरू करती हूँ। दीदी शादी में मैं तो लहंगा ही पहनूंगी, पहले से कह देती हूँ। अरे हाँ भाई हाँ, आपकी इकलौते भांजे की शादी है, जो पहनना है पहन लेना। अंजू और कविता ननद भाभी कम बहन ज़्यादा लगती है। हर तरह की बातें दोनों एक दूसरे से करती हैं। खा पीकर पूरे दिन रहकर कविता नकुल के साथ वापस चली जाती है। उधर रात को अंजू संजय से कहती है, बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दो, भले दहेज ना मिले लेकिन लड़की हीरा हो। हाँ हाँ देखता हूँ, अब कबीर की शादी हो जाना ज़रूरी है। दिन बीतने लगते हैं। अंजू और संजय दोनों अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देते हैं कबीर के लिए लड़की ढूंढने में। फिर एक रोज़ संजय अंजू से कहता है, इतनी लड़की देखी लेकिन कोई समझ में ही नहीं आ रही, और जो समझ में आ रही है उससे कुंडली मैच नहीं हो रही। हाँ पर अब क्या किया जाए? करना क्या है, याद है कबीर के साथ एक लड़की पढ़ती थी ईशा, एक बार वो घर पर भी आई हुई है। मुझे तो वो लड़की पसंद है, क्या कहती हो? हाँ ठीक है, बात चला कर देखते हैं। संजय ईशा के घर वालों से बात करता है और ईशा के घर वाले इस रिश्ते के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। दोनों की कुंडली भी बाकायदा मिल जाती है। इधर जैसे ही अंजू कबीर को सारी बातें बताती है, कबीर एक पल के लिए तो शांत हो जाता है। उसके मन में एक लहर सी उठने लगती है और वो मन ही मन कहता है, ईशा, जिस लड़की को आज तक मैं अपने मन की बात नहीं बता पाया, आज वो लड़की खुद ही मेरी पत्नी बनकर आ रही है। भगवान तेरी भी माया गजब है। अंजू कबीर को हिलाकर कहती है, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तुझे ईशा पसंद नहीं है क्या? मुझे तो लगा जो मैं पसंद करूंगी तुझे भी पसंद होगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, तुम्हें जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। मैं तो जानती थी कि मेरा बेटा मेरी बात को कभी टाल नहीं सकता। कबीर का रिश्ता तय होने की खुशी में अंजू अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों में मिठाइयाँ बंटवाती है और कविता को फ़ोन करके कहती है, भाभी तुम्हारे भांजे की शादी पक्की हो गई है, अब भांजे की बहू के हाथ का खाना ही खाना। क्या खुशखबरी सुनाई हो दीदी, मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। दिन बीतने लगते हैं। कबीर और ईशा की शादी अच्छे से हो जाती है। शादी होकर जैसे ही ईशा घर आती है, उसकी मामी सास कविता उससे कहती है, बहुरिया आ गई है दीदी, अब हम इसी के हाथ का खाना खाएंगे। क्यों बहुरिया? जी मम्मी जी। पैर तो दबाने जानती हो ना बहुरिया? अब हमने भी अपनी सास और दीदी के पैर बहुत दबाए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पैर भी कोई दबाए। क्या दीदी? अब तुम और तुम्हारी बहू समझो, इन सब में मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। अरे क्या हुआ बहू, बोलो भी कुछ। वो मामी जी, आजकल के लोग ये सब नहीं मानते हैं, और मैंने तो आज तक किसी के पैर दबाने तो दूर छुए भी नहीं है। पैर वैर दबाना मेरे बस में नहीं है, मेरे तो हाथ खुद ही दुखते रहते हैं। ईशा की बात सुनकर कविता अंदर से मड़मड़ा जाती है और दांत पीसते हुए कहती है, दीदी मुझे नींद आ रही है, मैं जाती हूँ कमरे में सोने। कविता सोने चली जाती है। इधर अंजू कबीर से कहती है, कबीर तू भी बहू को लेकर कमरे में चला जा, वो भी थक गई होगी, आराम कर लेगी। जी मम्मी। कबीर और ईशा अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं
अगली सुबह ईशा आराम से सोई रहती है और कविता अंजू से आकर कहती है, दीदी आज तो मैं वापस चली जाऊंगी, जाकर पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ हाँ कर लेना, अभी बहुत टाइम है। बहू के हाथ का खाना खाकर जाना, इतनी क्या हड़बड़ी है? कविता मुंह बनाकर कहती है। दीदी अभी तक तो बहू उठी भी नहीं, बहुरिया खाना क्या बनाएगी? कल आते ही क्या कहा उसने, भूल गई क्या आप? अरे नहीं, मुझे याद है। आज पहला दिन है तो रहने दो, कल से खुद ही उठ जाएगी। दीदी हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई किसी बड़े से कह दी कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन बहू का तो बहुत कलेजा है। अरे मन ही रखने के लिए कह देती कि हाँ पैर दबा दूंगी, कौन सा मैं उससे पैर दबा लेती, लेकिन नहीं, उसने तो सीधा कह दिया मुझसे नहीं होगा। अरे भाभी उसकी बात छोड़ो ना, अभी बच्ची है, अपने कबीर की क्लासमेट ही तो है। अच्छा तो ये बात है, तभी ये कबीर से इतना चटर चटर कर रही थी स्टेज पर ही। मेरी शादी के वक्त तो मैंने इनको नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, बात करना तो बहुत दूर की बात है। अरे भाभी पहले और आज में बहुत अंतर है। कविता मुंह बनाकर कह रही थी कि इतने में ही ईशा वहां आकर अंजू और कविता के पैर छूती है। कैसी नींद आई बेटा तुम्हें? अच्छी मम्मी जी, मैंने तो अलार्म भी लगाया था लेकिन नींद ही नहीं खुली। मम्मी जी मैं आती हूँ हाँ अभी। ईशा कबीर के पास जाकर तस्वीरें लेने लगती है। कबीर ऐसे नहीं, ऐसे करो ना, आज हमारा फर्स्ट डे है, कुछ अच्छी तस्वीरें होनी चाहिए ना, फॉर लाइफ टाइम। क्यों नहीं, लाओ पहले मैं तुम्हारे सिंगल पिक्स ले लूँ, फिर साथ में लेंगे। नहीं यार, हमेशा सिंगल पिक्स ही तो लिया, अब तो डबल लेने दो। दोनों हंस हंस कर तस्वीर लेने लगते हैं। कविता ये सब देखकर अंजू से कहती है, देखा दीदी कैसे तस्वीरें ले रही है, मुंह ऐसे तो कभी मुंह वैसे। स्टेज पर भी दोनों खूब बातें कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि अरेंज मैरिज है दोनों की। अब मुझे क्या है भला, पैर दबाने के नाम से इसके हाथ में दर्द होने लगता है, लेकिन फोटो लेने में तो मुंह और हाथ दोनों गजब चल रहे हैं। अरे भाभी ये सब छोड़ो ना, चलो बहू के मायके से क्या क्या आया है वो तुम्हें दिखाती हूँ। अंजू और कविता ईशा के मायके से आए सामान देखने लगती है। इधर ईशा नाश्ता बना लेती है और सबको नाश्ते के टेबल पर आने के लिए कह देती है। सब टेबल पर आते हैं तो ईशा कहती है, मम्मी जी खाना कैसा बना है बताइए। खाना तो बहुत स्वाद बना है। सच में मैं ना बहुत थक गई हूँ खाना बनाने में, अब खाकर सीधा सो जाऊंगी। कविता ईशा का मुंह देखने लगती है और अपनी आंख की भुएं चढ़ाते हुए मन में कहती है, नाश्ता बनाने में महारानी थक गई और मुझसे तो इसकी सास पूरी बारात का खाना बनवाती थी। मुझे क्या है, मैं कौन सा यहाँ रहने आई हूँ, अपने आप समझेगी दीदी। ईशा कविता को हिलाकर पूछती है, मामी जी खाना कैसा बना है, आपने कुछ कहा नहीं, सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। सबने कहा अच्छा है तो अच्छा ही है। मुझे नेक नहीं देगी क्या, मेरा हक बनता है ना लेने का। नेक कौन सी बड़ी चीज़ है, जो चाहिए ले ले। ठीक है तो आपके गले का ये हार मुझे दे दीजिए, मुझे ये बहुत पसंद है। हार के नाम से ही कविता की सांसें रुकने लगती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। कविता मन ही मन सोचती है, नासपिटी को कुछ और नहीं मिला था क्या, मेरा ही हार चाहिए उसे। काम तो कुछ किया नहीं मेरा, लेकिन क्या करूं, दीदी के सामने मना भी नहीं कर सकती। तभी कबीर कहता है, क्या हुआ मामी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ईशा तो मजाक कर रही है। ईशा मैं तुम्हें इससे भी अच्छा हार ला दूंगा, मामी का तो डरा दिया तुमने। कविता को लगता है कि उसकी इमेज उसकी ननद के सामने खराब हो जाएगी, इसलिए वो कहती है, अरे इसमें डर कैसा, हार ही तो है। ईशा मेरी इकलौती भांजे की बहू है, ले ले बेटा। कविता अपना हार निकाल कर ईशा को दे देती है। ईशा हार पहन लेती है और कविता को हक करते हुए कहती है, थैंक यू मामी जी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेलकम वेलकम। अच्छा कबीर मुझे स्टेशन छोड़ देना, मैं जाऊंगी अब। ठीक है मामी। कविता अपने घर वापस चली जाती है और पूरे रास्ते अपने हार को रोती रहती है। उसके मायके से क्या आया मेरे लिए, बस एक सस्ती वाली सी साड़ी। दिन बीतने लगते हैं। ईशा और अंजू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लगती है। अंजू ईशा को बहू नहीं बेटी की तरह समझती है। एक रोज़ ईशा अंजू को फ़ोन चलाना सिखा रही थी, तब उसमें एक ऐड आती है, करवा चौथ स्पेशल। मम्मी जी करवा चौथ आ रही है क्या? हाँ आ तो रही है। मैं भी करूँगी, माई फर्स्ट करवा चौथ। अरे बेटा इसमें पूरे दिन भूखे रहना होता है, तुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी मैं करूँगी, मुझे बहुत मन है करने का। ठीक है कर ले,
कविता भी करवा चौथ यहीं करती है। मम्मी जी, आप मुझे मामी जी की ननद नहीं सास लगती है। वो हर कुछ यही करती है क्या? ऐसा नहीं है बेटा, वो सुबह पहले सास बहू को सरगी देती है ना, और मेरी माँ नहीं रही तो मैं ही कविता को सरगी देती हूँ। वैसे भी वो बेचारी अकेली क्या करेगी वहाँ। पर्व त्योहार में अगर सब साथ में रहे तो ही मज़ा आता है। हाँ वो तो है मम्मी जी। मैं अपने लिए नई साड़ी लूँगी। जो मन है ले लेना, तेरा पहला करवा चौथ जो है। ईशा करवा चौथ की अपनी शॉपिंग चालू कर देती है। दिन बीतने लगते हैं। इधर कविता करवा चौथ से ठीक 2 दिन पहले आ जाती है। उसी दिन ईशा पार्लर वाली को घर बुला लेती है। कविता पार्लर वाली को देखकर अंजू से कहती है, दीदी इसे आपने बुलाया है क्या? अरे नहीं भाभी, मैं कहाँ ये सब करती हूँ, बहू ने बुलाया है इसे, उसका पहला करवा चौथ है ना। बहू कर रही है क्या करवा चौथ? सब दिखावे के लिए, बाहर सबको दिखाना जो होगा, भूखी हूँ मैं, ये वो, सिंपैथी कैसे लेगी? बस पैसा फूके जाना है कबीर का। अरे तुम क्यों अपना खून जलाती हो भाभी, आजकल का यही ट्रेंड है, जाने तो। तुम हाथ मुंह धोकर चाय पियो, अभी अभी तो आई हो। कविता की नज़रें ईशा पर ही लगी रहती है। ईशा अपने बाल हाईलाइट करवा लेती है। अगले दिन अंजू ईशा से कहती है, ईशा कल सुबह 4 बजे उठकर सरगी खा लेना और रात को जल्दी सो जाना बेटा। मम्मी जी रात को मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, लगवा लेना। ईशा उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कविता अंजू से कहती है, दीदी याद है, हम तो खुद कूपी लाकर मेहंदी अपने आप लगा लेते थे। अभी 500 रुपये लग जाएंगे। पति का पैसा बस आग लगाना है। व्रत के नाम से इसकी हवाएं उड़ जाती है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, और आज लोगों को दिखाने के लिए इतने ड्रामे कर रही है। शादी में इसे इतनी महंगी चूड़ियाँ दी, लेकिन मजाल है कि पहन ले, हाथ में बस एक कड़ा रहता है। अपने लिए इतना कुछ खरीद कर आई दीदी करवा चौथ के नाम पर, लेकिन आपको क्या दिया? कुछ नहीं। वैसे नियम से तो मुझे भी देना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं दिया तो क्या हुआ, आपको ही दे देती। मुझे तो शादी में भी एक सस्ती वाली सी साड़ी दे दी। दीदी नखरे बहुत है इसके। जाने दो ना भाभी, उसने नहीं दिया तो मैं दे दूंगी, तुम क्यों अपना मूड खराब करती हो? तुम भी जाकर मेहंदी लगवा लो, पैसे मैं दे दूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे क्या है, बहू जो करे। अगले दिन कविता सरगी के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। ईशा सोई रह जाती है। अंजू ईशा के कमरे में जाकर उसे उठाकर सरगी देती है। मम्मी जी वो रात को बहुत देर से सोई थी तो लेट हो गया, मैं सरगी खाकर सो जाऊंगी। हाँ हाँ सो जाना बहू। कबीर ईशा के आगे पीछे करने लगता है। खा पीकर ईशा सो जाती है और सुबह देर तक सोई रहती है। कबीर सारे काम खुद ही करता है। ये सब देखकर कविता कहती है, दीदी देखा आपने, कबीर जोरू का गुलाम बन गया है। सुबह से बहू के आगे पीछे कर रहा है, और वो महारानी के ड्रामे तो देखो, अभी उठे 2 घंटे हुए नहीं कि उसके माथे में दर्द होने लगा, और कबीर कभी बाम तो कभी दवाई दे रहा है उसे। आज तक उसने पानी गर्म नहीं किया और आज बहू के लिए चाय बना रहा है। अच्छा है ना भाभी, कम से कम इसी बहाने कुछ तो सीखेगा। दीदी 10 बार चाय पी लेंगे, काजू खा लेंगे तो काहे का व्रत। आजकल की बहुएं पति को गुलाम और सास ससुर को नौकर समझती हैं। शाम में ठीक 4 घंटा तक तैयार होती रहेगी, तब उसका सर दर्द खत्म होगा। तभी संजय वहाँ आकर कहता है, आज के ज़माने में हमारी बहू हीरा है, हीरा। कविता उठकर वहाँ से चली जाती है और शाम होते ही पार्लर वाली आ जाती है। पार्लर वाली को देखते ही कविता कहती है, लो अब पूरा अपने पति को लुटवा कर मानेगी। फिर से बुलवा ली पार्लर वाली। अभी तक कम खर्च किए हैं कि और बाकी रह गया था ये। बहू ने कहा तो नहीं कुछ मुझे कि पार्लर वाली आएगी। दीदी आज ये नहीं बताया, कल और कुछ नहीं बताएगी। अंजू उसी वक्त उठकर ईशा के पास जाने को होती है। इतने में ही ईशा वहाँ आकर पार्लर वाली से कहती है, दीदी ये मेरी मामी सास है और ये मम्मी जी, आप आज इन दोनों का मेकअप अच्छे से कर दीजिएगा। आज ये दोनों भी मुझसे कम नहीं लगनी चाहिए। जी ठीक है। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत है, भाभी तैयार हो जाएंगी। अब मैं इस उम्र में ये सब करवाऊंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मम्मी जी ये कौन सी बात हुई, उम्र कुछ नहीं होता, आपको तैयार होना ही पड़ेगा। कविता और अंजू एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और ईशा वहाँ से चली जाती है।
पार्लर वाली दोनों को तैयार करने लगती है। तब अंजू कहती है, देखा भाभी, मेरी बहू हमें काम वाली नहीं समझती और ना ही अपने पति को गुलाम। अंजू और कविता दोनों तैयार हो जाती हैं। इतने में ही चांद उग जाता है और सब आवाज़ देने लगते हैं, चांद आ गया, चांद आ गया। जैसे ही अंजू और कविता कमरे से निकल कर आती हैं तो कबीर कहता है, असली चांद तो अभी आया है। सही कहा भांजे। तीनों, कविता, अंजू और ईशा, चांद की पूजा कर अपना व्रत खोलती है। अगली सुबह कविता उठकर अपने जाने की तैयारी करने लगती है। तभी ईशा वहाँ आकर एक साड़ी कविता को देते हुए कहती है, मामी जी, ये आपके लिए। मैंने मम्मी जी के लिए भी एक ऐसा सेम लिया है। बहू, मुझे माफ़ कर दे बहू, तू बहुत अच्छी है। मैंने तेरे लिए कैसा कैसा सोचा और तूने मेरे लिए इतना सोचा। पूरी ज़िंदगी में मैं पार्लर से कभी तैयार नहीं हुई। मामी जी, बहू नए ज़माने की हो या पुराने ज़माने की, लेकिन सबको मानने वाली हो तेरे जैसी। क्यों दीदी? कविता नकुल के साथ अपने घर चली जाती है और इधर अंजू ईशा को गले लगा लेती है। हे भगवान, इसे देखो, अभी तक बैठकर पढ़ रही है ये लड़की। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं मीरा। चल छोड़ इन रद्दी किताबों को। माँ, ये रद्दी नहीं है, ये मेरा सपना है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज़ माँ, मुझे सीए करने दीजिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा करूँगी, सच में। अरे मुझे पता है तू इस पढ़ाई में अच्छा ही करेगी, तू बचपन से यही तो करती आई है। लेकिन अब तेरी उम्र नहीं है ये सब करने की मीरा। अब तुझे ससुराल जाना ही होगा। तुझे पता है ना, पापा ने साफ साफ कहा है कि लड़के वाले ने अगर हाँ कर दी शादी के लिए तो 1 ही महीने में तेरी शादी करवा देंगे। माँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? अरे तू क्यों नहीं समझ रही है लाडो? हमारे समाज में कोई लड़की इतना नहीं पढ़ती, फिर भी तेरे पापा ने तुझे कॉलेज जाने दिया, शुक्र मना। लेकिन अब वो तेरी क्या मेरी भी एक नहीं सुनेंगे, इसीलिए कह रही हूँ ये किताबें छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। शाम को लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, लेकिन चल अब बस बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनना मुझे। छोड़िए किताबें और जाकर उपटन लगा ले चेहरे पर, और शाम को ना अच्छे से बर्ताव करना लड़के वालों के सामने, समझी? ठीक है। मीरा को बचपन से पढ़ाई का शौक था, लेकिन उसके घर में लड़कियों को इतनी पढ़ाई नहीं करने देते थे, इसलिए उसके पास अपने घर वालों की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम को लड़के वाले घर आते हैं। आइए आइए बहन जी, बैठिए बैठिए। जी जी। ये है मेरा बड़ा बेटा विकास और बहू रीना। नमस्ते। और यह है मेरा छोटा बेटा मोहित। इसके लिए ही हम आपकी बेटी मीरा का रिश्ता लेकर आए हैं। बेटा आप क्या करते हैं? जी, हमारा साड़ियों का बड़ा बिजनेस है, भैया और मैं साथ में ही चलाते हैं। जी जी, बढ़िया है फिर तो। भगवान की कृपा है जी हमारे परिवार पर। अच्छा खासा व्यापार चलता है हमारा। हमें भी हमारी बेटी के लिए ऐसा ही अच्छा परिवार चाहिए बहन जी। मैं मीरा को बुला कर लाती हूँ। कविता मीरा को बुलाकर लाती है। मीरा को देखते ही रुक्मिणी को मीरा बहुत पसंद आ जाती है। सच कहूँ तो आपकी बेटी तो हमें देखते ही पसंद आ गई है बहन जी। अब लड़का लड़की आपस में बात भी कर लें। हाँ जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। मोहित, जाकर बात कर ले बेटा। जी माँ। कविता मीरा को जब ले जा रही थी तब उसे समझाते हुए सख्ती से कहती है, सुन, लड़के से पढ़ाई के बारे में कुछ भी मत बोलना। तेरे पापा के बारे में पता है ना तुझे, अच्छे से बात करना। हाँ माँ, ठीक है ना। जाओ जाओ बेटा, दोनों बात कर लो, जाओ। दोनों छत पर जाके बात करने लगते हैं। आपस में कुछ देर बात करने के बाद मोहित को भी मीरा पसंद आ जाती है और उनकी शादी पक्की हो जाती है। लेकिन मीरा का दिल तो अभी भी उसकी किताबों में ही धड़क रहा था। अरे क्या कर रही है मीरा? सामान पैक किया कि नहीं? अगले महीने तेरी शादी है। हाँ माँ, पता है। क्या पता है? कहाँ खोई रहती है तू? और अभी भी देखो ये किताबें पढ़ रही है। ला, इसे कचरे के डब्बे में डाल कर आती हूँ। नहीं 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 माँ, इन्हें मैं अपने साथ ससुराल ले जाऊंगी। क्या पागल हो गई है क्या? ससुराल में कोई किताबें ले जाता है क्या? वहाँ किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा बेटा। नहीं, मैं सबसे छुपा कर पढ़ूंगी माँ, सच में। लेकिन वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत है? माँ, मैं सीए तो नहीं कर सकती, लेकिन किताबें तो पढ़ सकती हूँ ना। प्लीज़ मुझे ले जाने दो ना। देख, ध्यान रखना कि ये किसी के भी हाथ ना लगे। तेरे पापा को पता चला ना तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगे और ससुराल वाले भी तुझसे नाराज़ हो जाएंगे। हाँ माँ, मैं सबसे छुपा कर ही ले जाऊंगी।
मीरा सबसे छुपाकर अपनी किताबें अपने साथ ले आती है, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद मोहित उसके सपनों को समझेगा। उसने सोचा था कि वो अपने पति मोहित से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करेगी। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए आज मौका देखते ही उसने मोहित से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करना ठीक समझा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो ना, कुछ चाहिए था क्या? मेकअप, कपड़े, जो बोलोगी बुला दूंगा, चिंता मत करो। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, और ही कुछ चाहिए था आपसे। अच्छा, बाहर घूमने जाना है सहेलियों के साथ? हाँ जाओ, कोई नहीं रोकेगा, मैं माँ से बात कर लूँगा। नहीं, मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। किस बात की परमिशन? मुझे आगे पढ़ाई करनी है, सीए की। क्या मैं... क्या पागल हो गई हो क्या तुम? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये बात तुमने मेरे सामने कह दी, लेकिन माँ के सामने बिल्कुल मत कहना, समझी? हमारे घर में लड़कियों को सब कुछ सिखाया जाता है, चूल्हा चौका, सिलाई बुनाई, मेहंदी, सब कुछ, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात मत करना। यहाँ लड़कियों को अपना नाम और एड्रेस लिखना आ गया, वही बहुत है, और पढ़ लिख के करना ही क्या है? मेरा सपना है कि मैं सीए बनूं, हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन घर वाले नहीं माने। मैं वादा करती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी कर लूँगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस प्लीज़ मुझे पढ़ाई करने दीजिए। लगता है मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। ध्यान से सुनो, हमारे परिवार में कोई भी लड़की इतनी पढ़ाई नहीं करती है। अगर माँ को पता लगा तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे पिताजी को भी शिकायत लगा सकती है, और फिर जानती हो ना क्या होगा। लेकिन आप मेरा साथ नहीं दे सकते क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुम्हारे दिमाग से ये भूत नहीं गया ना, तो याद रखना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। नहीं, मैं समझ गई। आज के बाद मैं पढ़ाई की बात आगे कभी नहीं लाऊंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मोहित की बात सुनकर मीरा की बची कुची उम्मीद भी टूट चुकी थी, लेकिन उसका किताबों के प्रति प्रेम खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी छुप छुप कर किताबें पढ़ती थी। एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी और छुप कर पढ़ भी रही थी। क्या हुआ? मेरे आने से इतना डर क्यों गई तुम? नहीं, वो बस ऐसे ही भाभी। आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मैं सब्जी लेने आई थी, सोचा रात के खाने के लिए काट कर रख दूं। लेकिन तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? या तो गर्मी भी नहीं है? नहीं तो मुझे क्यों पसीना आएगा? मैं तो बस ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी। क्या कर रही थी? मेरा मतलब मैं यूं ही कुछ काम कर रही थी। आपने क्या सुना? मैंने शायद कुछ और सुना। खैर छोड़ो, चलो आ जाओ, सब्जी काट लेते हैं हम दोनों। जी भाभी, आप चलिए, मैं आती हूँ। मीरा कोशिश तो बहुत कर रही थी कि वो सबसे अपनी पढ़ाई की बात छुपा सके, लेकिन अब रीना को उस पर शक हो ही गया था। एक दिन मीरा कपड़े छत पर सुखाने आई थी और वहीं बैठकर किताब भी पढ़ रही थी। भाभी आप क्या छुपा रही हो? जल्दी दिखाओ। कुछ नहीं भाभी, मैं क्या छुपाऊंगी, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, मैं जब भी अचानक से आ जाती हूँ तब तुम यूं ही चौंक जाती हो। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन क्या है वो नहीं पता। चलो जल्दी से बताओ। भाभी मैं वो ये किताब... कौन सी किताब है? कहानी पढ़ रही हो क्या कोई? भाभी ये सीए की किताब है, मैं छुप छुप कर यही पढ़ती रहती हूँ। क्या? सीए की किताब? मीरा, तुम्हें पता नहीं इस घर में लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं है? कहीं माँ जी और इस घर के मर्दों को पता चल गया ना तो वो लोग तांडव मचा देंगे। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक है। अगर मैंने ये सीए का एग्ज़ाम पास कर दिया ना तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हूँ भाभी। वो तो तुम तब पहुँचोगी ना जब ये लोग तुम्हें कहीं पहुँचने देंगे। वैसे पढ़ने का शौक तो मुझे भी बहुत था, लेकिन ना तो माँ बाप ने साथ दिया, ना ही ससुराल वालों ने। अब तो इतने साल हो गए हैं। भाभी आप प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, मैं छुप छुप के सीए की पढ़ाई करती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें ना बच के रहना होगा ज़रा, क्योंकि ये ससुराल की पहली किताब है जो इस घर में आई है। तुम ध्यान रखना, किसी को पता ना चले। जी भाभी, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। चलो अब पढ़ लो, मैं कपड़े सुखा देती हूँ। मीरा के इस संघर्ष में रीना अब उसका भरपूर साथ दे रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रुक्मिणी की नज़र से ज़्यादा दिनों तक कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। कहाँ पहुँची तुम? ये किताब पढ़ ली? बस भाभी, आज लास्ट 2 चैप्टर ही है इसके, वो भी ख़त्म कर दूंगी। चलो तुम पढ़ लो, मैं खाना बना देती हूँ। थैंक यू भाभी, आप साथ ना देती तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं कर पाती। अरे चल, जब तू सीए बन जाएगी ना तो आधी डिग्री मेरे नाम लिखवा देना। ठीक है भाभी। अरे क्या खीखे लगा रखे हैं दोनों ने? हाँ,
ऐसा क्या बना रही हो जो इतना खी खाखू हो रहा है? माँ जी आ रही है, जल्दी से किताब को छुपा दो। रुक्मिणी की आवाज़ सुनते ही मीरा ने किताब को फ्रिज में छुपा दिया। दोनों सीधी खड़ी हो गई। क्या हुआ? हाँ, दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे जेलर आ गया हो तुम दोनों को देखना? अरे क्या माँ जी, आप भी। माँ जी आपको कुछ चाहिए था क्या? मुझे आवाज़ दे दी थी, मैं लेकर आ जाती आपके पास। वही तो, यहाँ डाका डालने की क्या ज़रूरत थी? डाका? आटा आटा माँ जी, मैं ये कह रही थी मैं आटा गूंद के रख देती हूँ फ्रिज में, बाद में गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूंगी। अरे हाँ, फ्रिज से याद आया, मुझे ना ठंडा दूध पीना था। फ्रिज? फ्रिज नहीं माँ जी, फ्रिज नहीं। अरे क्यों? मैं फ्रिज नहीं खोल सकती क्या? ठंडा पानी पीना है मुझे। मैं देती हूँ ना माँ जी, मैं दे देती हूँ। अरे रीना आटा गूंद रही है, तुम मिर्ची काट रही है, दूध फट जाएगा अगर तुम दोनों हाथ लगाओगी तो। मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। मैं ये कह रही थी माँ जी कि मैं अभी हाथ धो लेती हूँ, 1 मिनट। रीना और मीरा ने बहुत कोशिश की लेकिन रुक्मिणी को फ्रिज खोलने से रोक नहीं पाई। रुक्मिणी ने जैसे ही फ्रिज खोला तो देखा कि वहां तो किताब पड़ी हुई है। ये किताब? इसलिए तुम दोनों मुझे फ्रिज खोलने से रोक रही थी? किसकी है ये किताब? अब तुम दोनों में से कोई जवाब देगा कि यूं ही पुतला बनकर खड़ी रहोगी? माँ जी इस पे भाभी की कोई गलती नहीं है, ये किताब मेरी है। माँ जी वो माँ कहाँ हो आप? अब तो गए, मोहित और मेरे पति भी आ गए। अब तो अगर इन दोनों को पता चला कि घर में किताब है और मीरा पढ़ रही है तो मीरा के साथ पता नहीं क्या करेंगे। मोहित, विकास, हम रसोई में हैं, यहीं आ जाओ। मीरा को आज के पहले इतना डर शायद ही किसी चीज से लगा हो, क्योंकि उसे पता था कि रुक्मिणी और उसके बेटे मीरा को क्या क्या सुनाने वाले हैं। हो सकता है कि वो इसकी शिकायत उसके पापा से भी कर दे। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये मीरा रो क्यों रही है? क्या हुआ माँ? अब गलती ही इतनी बड़ी की है कि क्या बताऊं। क्या हुआ माँ? ऐसा क्या कर दिया मीरा ने जो रो रही है? अब क्या बताऊं, ये देख सारा दूध फाड़ दिया मिर्ची वाला हाथ लगाकर इसने, और जब मैंने डांटा तो अब रो रही है। अरे बस इतनी सी बात पे आपने इतना डांट दिया इसे, देखो तो कैसे रो रही है। हाँ माँ, दूध का पनीर बना देना। मेरा रो मत। अरे ये तो होता ही रहता है घर में। क्या माँ, आप भी। और हमें लगा पता नहीं क्या कर दिया इसने। चलो हम दोनों हाथ मुंह धोकर आते हैं, तुम लोग खाना लगा दो। हाँ हाँ, अभी लगा देते हैं खाना। रीना और मीरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुक्मिणी ने उन्हें अपने ही बेटों से बचा लिया है। दोनों बस रुक्मिणी को देखे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? लड़कियों को पढ़ाई ना करने देना मेरा फैसला कभी नहीं था। मैं तो खुद एक शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने मेरा साथ नहीं दिया। उनके ही नियम थे ये सब। तुम दोनों को क्या लगा था कि माँ जी तुम दोनों को घर से निकाल देगी अगर ये सब पता चला तो? अरे मुझे तो खुशी है कि मेरी बहुएं पढ़ना चाहती हैं। माँ जी आपको कहीं बुखार तो नहीं है ना? अरे मुझे क्यों बुखार होगा? तूने कभी कहा क्यों नहीं कि तुझे पढ़ाई का शौक है? मुझे तो विकास ने कह दिया था कि आपको ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैं डर के मारे कुछ नहीं कह पा रही थी। माँ जी क्या आप सच में मुझे पढ़ने देंगी? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त माँ जी? क्या करना होगा मुझे? तुझे एग्जाम्स में सबसे अव्वल आना होगा। माँ जी मैं वादा करती हूँ मैं सबसे अव्वल लाऊंगी। अब मीरा के साथ ना सिर्फ उसकी जिठानी थी बल्कि उसकी सास भी उसका साथ दे रही थी। ये ले बादाम वाला दूध, इससे ना दिमाग तेज होगा। और हाँ, खाने की चिंता मत करना तुम, मैंने बना दिया है सब कुछ। जब तक वो दोनों नहीं आते तब तक तुम आराम से पढ़ लो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे अब ये सब छोड़ और पढ़ाई पर ध्यान दे। रुक्मिणी और रीना की मदद से मीरा ने सीए की परीक्षा देना शुरू कर दिया था, लेकिन आज उसकी आखिरी परीक्षा थी और आज ही विकास और मोहित घर पर भी थे। माँ जी आज मेरा आखिरी पेपर है, मैं कैसे जाऊंगी इनके सामने? अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बस देखती जा। रुक्मिणी मीरा का हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, ये ले अपना बैग और चली जा अपने मायके, और जब तक अकल ठिकाने ना आ जाए तब तक मत आना। अरे माँ हो गई होगी कोई गलती, छोड़ो ना। तो चुप कर, इन लड़कियों को ऐसे ही अकल आती है। जा, अब खड़ी क्यों है? माँ जी लेकिन। जा, कहा ना, ये ले तेरा बैग, और जब तक तू सुधर कर ना आए तब तक वापस मत आना। रुक्मिणी ने मीरा का रास्ता साफ कर दिया था। सबको यही लग रहा था कि वो अपने मायके चली गई है रुक्मिणी की डांट से, लेकिन वो तो अपना
आखिरी एग्जाम देने गई थी। ये लो आ गई। क्या हुआ, पापा ने भी डांटा ना, इसीलिए कहता हूँ घर के कामों में ध्यान दो, गलतियां मत करो। अरे छोड़ ये सब। मीरा, तेरा पेपर कैसा गया बेटा? बहुत अच्छा गया माँ जी। पेपर? कैसा पेपर? किस पेपर की बात कर रहे हो माँ आप? सीए का पेपर। मेरा आज आखिरी पेपर था। क्या? इसका मतलब है तुम्हारी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है। मैंने साफ साफ कहा था ना कि इस घर में लड़कियां इतना ज्यादा नहीं पढ़ती हैं। और वैसे भी क्या ही उखाड़ लोगी तुम ज्यादा पढ़ लिख के, करने तो तुम्हें घर के काम ही है। देखो, लड़कियां पैर की जूती हैं, उन्हें सर पर नहीं बिठाते हम, समझी? तभी रुक्मिणी जोर से चांटा मार देती है। बस कर, इतनी घटिया सोच है तेरी। इस परिवार में लड़कियां नहीं पढ़ेगी, ये सब मैंने कभी नहीं कहा। ये सब तेरे पापा की सोच थी, जो बिल्कुल ही गलत थी, समझे? और तुम दोनों भी अगर यही सोचते हो तो आज से ही ये सोच बदल दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़कियां पांव की जूती नहीं, सर पे रखने वाली लाज होती है। और मैंने इजाजत दी थी मीरा बहू को आगे पढ़ने की, और आज से रीना बहू भी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, समझे तुम दोनों? लेकिन माँ। बस, मैंने कह दिया ना। दोनों अंदर चले जाते हैं। रीना और मीरा रुक्मिणी के गले लग जाती हैं।